हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको अल्टरनेट डेज पर रात को 8 बजे प्रोवाइड कराया जाता है और अभी तक 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो जिन लोगों ने पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट की गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे प्रैक्टिस सेट को एक साथ देख सकते हैं। और देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन रखे गए हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन इसमें हिंदी के, इसके अलावा जीके जीएस, कंप्यूटर और उत्तराखंड के क्वेश्चन रखे गए हैं। जिस पैटर्न पर आपका आगामी क्वेश्चन पेपर आयोग के द्वारा बनाया जाएगा, उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा बनाया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट बन जाता है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है। और उससे पहले एक आपको यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में उपयुक्त संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में चतुर्भुज दिया है और इसका सही संधि विच्छेद चयन कर लेना है। तो देखिए, चतुर्भुज का सही संधि विच्छेद क्या होता है? चतुधन भुज। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। चतुर्भुज का संधि विच्छेद क्या होता है? चतुधन भुज। और यह किस संधि का उदाहरण है, ये भी पूछा जा सकता है। तो यह जो है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये ध्यान रखेंगे, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। और विसर्ग संधि में क्या होता है? जिसमें विसर्ग से पूर्व, यानी कि ये आपका विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग से पूर्व यानी कि यहाँ पर, जिसमें विसर्ग से पूर्व अ, आ को छोड़कर अन्य स्वर वर्ण होने पर, यदि विसर्ग से पूर्व यानी कि यहाँ पर अ और आ को छोड़कर अन्य स्वर वर्ण होने पर, और विसर्ग के बाद यानी कि यहाँ पर विसर्ग के बाद घोष वर्ण आने पर, जो विसर्ग होता है उसका क्या हो जाता है? विसर्ग आधे रॉ में बदल जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ये नियम होता है विसर्ग का, विसर्ग संधि का। तो ये ध्यान रखेंगे, जिसमें विसर्ग से पूर्व अ आ को छोड़कर अन्य वर्ण होने पर, और विसर्ग के बाद घोष वर्ण आने पर विसर्ग जो होता है ये रॉ में बदल जाता है। और जैसे कि यहाँ पे देखें हम, क्या है आपका? चतु है। चतु में आपका कौन सा स्वर है? यहाँ पे ऊ स्वर है। तो यहाँ पे चतु में ऊ स्वर हो गया। और उसके बाद है आपका विसर्ग। विसर्ग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले अ आ स्वर नहीं है, ऊ स्वर है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? रॉ हो जाएगा। यहाँ पे आधा रॉ हो जाएगा विसर्ग का। और फिर है आपका यहाँ पर कौन सा वर्ण? घोष वर्ण, यानी कि भ जो है ये एक घोष वर्ण है, भू है यहाँ पे, ये घोष वर्ण है। और लास्ट में है आपका जौ। तो आपका नियम है कि जिसमें विसर्ग से पूर्व अ आ को छोड़कर अन्य स्वर वर्ण होने पर, यानी कि यहाँ पे ऊ वर्ण है, अ आ नहीं है, क्या है? ऊ है। और विसर्ग के बाद घोष वर्ण आने पर जो विसर्ग होता है वो क्या हो जाता है? रॉ में बदल जाता है। यानी कि आपका यहाँ पे हो गया चतु, और चतु, फिर आपका जो विसर्ग है वो किस में? रॉ में बदल गया, और लास्ट में भू जौ। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? चतुर्भुज। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसार। अब यहाँ पे संसार का सही संधि विच्छेद चुनना है। तो संसार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? समधन सार।
समधन सार, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यह किस संधि का उदाहरण है? यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि में क्या होता है? देखिए, यदि मौ के बाद, व्यंजन संधि में होता है यदि आधे मौ के बाद अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए। ध्यान दीजिएगा, अब अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श और श, ह। ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब आपका व्यंजन संधि का नियम है कि यदि आधे मौ के बाद अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आए तो जो मौ है वो किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में, यानी कि अंग की मात्रा में बदल जाएगा। ये नियम होता है किसका? व्यंजन संधि का। ये ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे आपका जो मौ है, मौ के बाद अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन कौन सा है? यहाँ पे है सौ। ये यहाँ पे है आपका ऊष्म व्यंजन शौ है। तो आपका क्या हो जाएगा? मौ जो है वो किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा, यानी कि अंग की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। तो ये नियम होता है व्यंजन संधि का। इसको आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। और इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे सही संधि विच्छेद बताना था, तो समधन सार बिल्कुल राइट आंसर है। और थोड़ा सा और आपको डिटेल बता दिया, तो आप इसे ध्यान में जरूर रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित पद है। तो देखिए, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, इसमें रेखांकित पद है आपका क्या? अत्यंत। तो इसमें रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा है, संबोधन, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, या फिर क्रिया विशेषण है। तो देखिए यहाँ पे अत्यंत जो है आपका ये क्रिया विशेषण है। और कैसा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक। ये भी ध्यान रखेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, चोर ने की बात करें तो चोर ने में है कौन सा कारक? कर्ता कारक है। चोर ने में कर्ता कारक है। इसके अलावा धन के लिए जो है इसमें है कौन सा कारक? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक है धन के लिए में। इसके अलावा धारदार हथियार से में है आपका कौन सा कारक? करण कारक। धारदार हथियार से में है करण कारक। इसके अलावा देखिए, व्यवसायी की गर्दन में है आपका कौन सा कारक? व्यवसायी की गर्दन में है संबंध कारक। संबंध कारक है। और धड़ से अलग में है आपका अपादान कारक। धड़ से अलग कर दी में है कौन सा है? अपादान कारक। अब देख लीजिए कौन सा कारक नहीं है इनमें से? इनमें अधिकरण कारक नहीं है। देखिए, अधिकरण कारक में जो आपका चिन्ह होता है, पहचान चिन्ह होता है अधिकरण कारक में, वो क्या होता है? अधिकरण कारक में पहचान चिन्ह होता है मैं पर। लेकिन इसमें मैं पर तो है ही नहीं, तो आपका यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अधिकरण कारक, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आपको निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 5 और 6 के लिए। नीचे दिए गए शब्द के विलोम शब्द चुनिए। तो देखिए, जो आपको यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है गोपनीय, इसका विलोम शब्द चुन लेना है। तो गोपनीय का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? पारदर्शी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका शिथिल, इसका भी विलोम बताना है। तो शिथिल का जो विलोम होता है वो क्या होता है? चंचल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पे अत्युच्च शब्द दिया हुआ है, इसमें प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अति। अति इसमें उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अत्युच्च का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है इसका संधि विच्छेद? अति धन उच्च।
अति, धन, उच्च इसका सही संधि विच्छेद होता है। तो इसमें जो उपसर्ग बताना है वो क्या हो जाएगा, अति। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? तो देखिए कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उर्दू उपसर्ग है? तो ये जो शब्द है आपका ये है बदनाम। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बदनाम का संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, बद धन नाम, बद धन नाम होता है। तो बद धन नाम में उर्दू उपसर्ग बद यानी कि बुरा प्रयुक्त हुआ है। बद यानी बुरा उपसर्ग इसमें प्रयुक्त हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, जो कि उर्दू उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो देखिए इनमें सममात्रिक छंद का उदाहरण बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौपाई। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चौपाई छंद सममात्रिक छंद है, ये ध्यान रखेंगे। चौपाई जो छंद होता है ये सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सममात्रिक यानी नाम से पता चल रहा है सम जिसकी मात्राएं बराबर हों, तो जिसमें 16, इसमें देखिए चौपाई में आपके 16 मात्राएं हैं ना, तो ये सममात्रिक छंद हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए व्याकरण की दृष्टि से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्मवाची अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। तो ये व्याकरण की दृष्टि से कथन सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए तथा त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया है, सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूर्योदय हुआ, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे त्रुटि कौन सा वाला है? तो देखिए यहाँ पे आपका जो त्रुटिपूर्ण वाक्य है वो कौन सा है, शुरू कर दिया, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए सोरठा के विषम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। सोरठा के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के विषम चरणों की बात करें तो 11 मात्राएं होते हैं और सम चरणों की अगर बात की जाए, सम चरण पूछे जाए तो कितनी मात्राएं होंगी, 13 मात्राएं। अगला क्वेश्चन है, कसौटी शब्द है। कसौटी शब्द एक तद्भव शब्द है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? तो देखिए विशेष से पहले आने वाला जो विशेषण होता है ये विशेष्य विशेषण कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। विशेष से पहले आने वाला विशेषण विशेष विशेषण कहलाता है, जैसे कि सुनहरा, हिरण, सुनहरा हिरण की बात करें तो इसमें विशेषण क्या है, सुनहरा है, जबकि विशेष्य है हिरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्देश दिया है 15 और 16 के लिए क्वेश्चन नंबर, तो नीचे दिए गए रिक्त स्थान में उचित विकल्प भरना है। तो देखिए 5 लाख की लॉटरी लगते ही उसके डैश क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट चूज कर लेना है आपको। तोते उड़ गए, छक्के छूट गए, फिर दिन फिर गए या दिन पक गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा, दिन फिर गए। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उन्होंने हमें कुछ आवश्यक डैश दिए थे। तो देखिए उन्होंने हमें कुछ आवश्यक क्या दिए थे, आज्ञा दी थी, अधिकार दिए थे, उपदेश दिए थे, निर्देश दिए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, निर्देश। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, खड़ी बोली का उद्भव हुआ। खड़ी बोली का उद्भव कहाँ से हुआ, पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से या राजस्थानी हिंदी से? जल्दी बताएं। आप सभी को ये क्वेश्चन आपको हिंदी की क्लास में मैंने बताया था, जिन लोगों ने हिंदी की क्लास फॉलो करते हैं शाम 5 बजे वाली क्लास, तो उसमें
पता होगा आपको कि खड़ी बोली का उद्भव कहाँ से हुआ। देखिए, खड़ी बोली का जो उद्भव है ये पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो देखिए, हिंदी भाषा में बोलियों की अगर हम बात करते हैं तो कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं पूछी जाए तो इसमें 5 उपभाषाएं हैं, जबकि 18 बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिस्चार्ज पेटिशन के लिए सही परिभाषिक शब्द है। तो देखिए, डिस्चार्ज पेटिशन के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? उन्मोचन याचिका। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चार दिशाओं का समाहार का सामासिक शब्द होगा। तो देखिए, चार दिशाओं का समाहार का सामासिक शब्द बताना है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्दिक। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की एक प्रमुख नगदी फसल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी फसल है जो कि उत्तराखंड की एक प्रमुख नगदी फसल है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। गन्ना जो है ये उत्तराखंड की प्रमुख नगदी फसल है और राज्य के लगभग 6% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए, कौन सी ऐसी फसल है जो उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग पर बोई जाती है? ये फसल है गेहूं फसल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 33% भाग पर गेहूं की फसल बोई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडार का सही क्रम दर्शाता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली जिला समूह मैग्नेसाइट भंडारण का सही क्रम दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण क्या था? तो देखिए, 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में प्राकृतिक आपदा आई थी और इसका क्या कारण था? इसका कारण था भूकंप। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में जो प्राकृतिक आपदा आई थी वो भूकंप के कारण आई थी, जो कि विवर्तन की क्रिया का परिणाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी। तो देखिए, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी, किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई के पौने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे। तो देखिए, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जो जमींदार का हिस्सा होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था तिहाड़। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए, तिहाड़ जो था ये एक प्रकार का कृषि कर था, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या था? एक प्रकार का कृषि कर था जो फसल कटाई के बाद जमींदार को दिया जाता था और यह व्यवस्था टिहरी रियासत में प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में जो सिविल वन होते हैं इन पर किसका नियंत्रण होता है? जिला दंडाधिकारी का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तराखंड में सिविल वनों पर जिला दंडाधिकारी का नियंत्रण होता है, जबकि जो राजकीय वन होते हैं, राजकीय वनों पर किसका उत्तरदायित्व होता है? जबकि राजकीय वनों के संरक्षण का उत्तरदायित्व जिला वन अधिकारी पर होता है, ये ध्यान रखेंगे। राजकीय वनों के संरक्षण का उत्तरदायित्व जिला वन अधिकारी के पास होता है और सिविल वनों का नियंत्रण होता है जिला दंडाधिकारी के पास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है? तो देखिए, उत्तराखंड में कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि भेड़ पालन में संलग्न है, ये बताना है। तो ये जनजाति है भोटिया जनजाति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और भोटिया एक अर्ध घुमंतु जनजाति है जो कि मुख्यतः भेड़ पालन में संलग्न रहती है। और राजी, थारू और बोक्सा जनजाति की अगर हम बात करें तो ये जनजातियां मुख्यतः कृषि कार्य में संलग्न रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु
एक व्यापक आंदोलन जनवरी 1921 को हुआ था। तो देखिए कहाँ पर ये व्यापक आंदोलन हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बागेश्वर में। कूली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन जनवरी 1921 को बागेश्वर में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जनवरी 1921 को बागेश्वर में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत तथा चिरंजी लाल के नेतृत्व में कूली बेगार आंदोलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है पाथा क्या है। तो देखिए पाथा बताना है कि क्या है। ये एक अनाज की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का जो अध्यक्ष था वो कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा यशपाल आर्या। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे जाएं तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे ये प्रकाश पंत थे तथा यशपाल आर्या उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है। तो देखिए गैरसैंण जो है ये किस जिले में, ये स्थित है आपके चमोली जिले में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और जो आपका गैरसैंण है ये चाय बागानों के लिए काफ़ी फेमस है, इसको ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति थे। तो देखिए उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायण। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये थे KR नारायणन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। यहाँ पे भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन ने 28 अगस्त 2000 को उत्तराखंड राज्य निर्माण विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गठन के आधार पर उत्तराखंड है। तो देखिए गठन के आधार पर बात करें तो उत्तराखंड कौन सा राज्य है। गठन के आधार पर भारतीय संघ का ये 27वां राज्य है उत्तराखंड राज्य। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने कौन थे, ये थे न्यायमूर्ति SH कपाड़िया। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। न्यायमूर्ति SH कपाड़िया भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और ये वे फारसी समुदाय से न्यायमूर्ति SH कपाड़िया जो हैं ये किस समुदाय से, पारसी समुदाय से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में कितने लोकसभा सीटों की संख्या है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और इसके 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए इनके 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, एक तो है आपका अल्मोड़ा, दूसरा है आपका गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, फिर है आपका टिहरी गढ़वाल, फिर है आपका नैनीताल और नैनीताल उधम सिंह नगर एक साथ है, नैनीताल और उधम सिंह नगर, और आपका फिर है हरिद्वार। इसके 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं अल्मोड़ा, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल उधम सिंह नगर तथा हरिद्वार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में गंगा गाय महिला डेयरी योजना ये लागू की गई, किसके द्वारा लागू की गई, हरीश रावत जी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे NP नवानी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए उत्तराखंड राज्य के गठन के साथ ही 14 मार्च 2001 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का
गठन किया गया और 15 मई 2001 को यह अस्तित्व में आया और एनपी नवानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? तो देखिए ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? इनमें से वीरेंद्र रावत हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है और इन्होंने वर्ष 2010 में अहमदाबाद में पहले ग्रीन स्कूल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था? तो देखिए तिलाड़ी नरसंहार ये 30 मई 1930 को घटित हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान टिहरी जनपद में 30 मई 1930 को तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ, जिसमें कितने लोग मारे गए थे? लगभग 70 लोग इसमें मारे गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था? तो देखिए कौन सा ऐसा कमिश्नर है जो कि कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था ब्रिटिश शासन के दौरान? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर हेनरी रैमजे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कुमाऊं के राजा, कुमाऊं के बेताज बादशाह, कुमाऊं के राजा रामजी और कुमाऊं के सबसे लोकप्रिय कमिश्नर सर हेनरी रैमजे थे। और कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा? 1856 से लेकर 1884 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे? तो देखिए वर्तमान चमोली जिले के कौन सा ये गांव था? ये गांव था मलारी गांव, जहां पर वर्ष 1956 ईस्वी में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मलारी गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में है और मलारी कब्र स्थल उत्तराखंड के पुरातात्विक महत्व के सबसे पुराने स्थलों में से एक है और यहाँ पर महापाषाणीय समाधान वर्ष 1956 में खोजे गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए सात ताल जो है ये आपके कुमाऊं में है, भीमताल कुमाऊं में है। इसके अलावा द्रोण सागर जो है ये भी आपका कुमाऊं में है, लेकिन विष्णुताल जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? गढ़वाल क्षेत्र में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। विष्णुताल की बात करें तो ये गढ़वाल क्षेत्र के कहाँ पर स्थित है? किस जिले में? चमोली जिले में स्थित है। द्रोण सागर कुमाऊं क्षेत्र के काशीपुर में स्थित है। द्रोण सागर आपका काशीपुर में स्थित है। और सात ताल और भीमताल ये दोनों हैं आपके किस जनपद में? नैनीताल जनपद में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए धौली घाटी में स्थित जो मलारी गांव है यहाँ पर समाधियों का अध्ययन किसने किया ये बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद डबराल। धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किया शिव प्रसाद डबराल ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किया था शिव प्रसाद डबराल ने। और मलारी गांव आपके जोशीमठ के पास एक छोटा सा गांव है जहां पर समाधानों की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजी जनजाति का मुख्य देवता है? तो देखिए राजी जो जनजाति है इनके मुख्य देवता कौन से हैं? बागनाथ देवता। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए राजी जनजाति के जो लोग हैं ये हिंदू धर्म को मानते हैं और राजी जनजाति के मुख्य देवता बागनाथ देवता हैं। राजी जनजाति उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत व नैनीताल में निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो डैश के रचयिता कौन है? तो देखिए वैष्णव जन तो एक प्रिय भजन है महात्मा गांधी के और इसके रचयिता बताने हैं कौन है? इसके रचयिता हैं नरसिंह मेहता। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक है वैष्णव जंतो के, इसके रचयिता हैं नरसिंह मेहता। और देखिए 15वीं शताब्दी में जन्मे नरसिंह मेहता गुजराती भक्ति साहित्य के श्रेष्ठतम कवि थे और इन्हें नरसिंह भगत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि
सुश्रिता से प्रभावित होता है? तो देखिए मानव शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डियाँ। ऑस्टियोपोरोसिस होता है हड्डियों में। अगला क्वेश्चन है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मगध की जो राजधानी है ये राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। किसने? उदाइन ने। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और पाटलिपुत्र से रिलेट करके, मगध से रिलेट करके क्वेश्चन अक्सर आईओ के द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको अल्टरनेट डेज पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रात को 8 बजे सॉल्व कराया जा रहा है, तो आप देख लीजिए। अगर नहीं देखें तो वहाँ पे अक्सर जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन देखे मैंने कि रिपीट हो रहे हैं, तो पाटलिपुत्र और मगध से भी वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे मुझे। तो आप एक बार देख लीजिएगा उसको। आपको अल्टरनेट डेज पर प्रीवियस यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए पेपर को भी वहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है, तो आप एक बार जरूर देखिएगा। काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो देखिए जो आपका मगध की राजधानी है ये पाटलिपुत्र में किसने स्थानांतरित की थी? उदाइन ने। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए अजात शत्रु के पुत्र थे उदाइन। तो अजात शत्रु के पुत्र उदाइन ने वास्तविक रूप से पाटलिपुत्र जो नगर है इसको बसाया था। ये ध्यान रखेंगे, पाटलिपुत्र नगर को वास्तविक रूप में किसने बसाया था ये भी पूछा जा सकता है। तो उदाइन ने इसे बसाया था या बनाया था, तथा मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र भी उदाइन ने ही स्थानांतरित की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योगक्षेम वहाम्यहम किसका आदर्श वाक्य है? तो देखिए योगक्षेमम महाम्यहम किसका ये आदर्श वाक्य है ये बताना है। तो ये आदर्श वाक्य है किसका? LIC ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान में रखना है। योगक्षेमम महाम्यहम भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ऑफ इंडिया का आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ क्या होता है? आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है। और यह वाक्य श्रीमद् भगवद गीता के मूल श्लोक से लिया गया है। भगवद गीता का जो मूल श्लोक है वहां से यह वाक्य लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलद मरुमध्य यानी कि जल संधि अलग करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत और श्रीलंका को कौन सा जलद मरुमध्य यानी जल संधि अलग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जलद मरुमध्य। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। पाक जलद मरुमध्य श्रीलंका को भारत से अलग करता है और यह जल संधि पाक खाड़ी को मन्नार खाड़ी से जोड़ती है। किसको जोड़ती है ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो ये जो जल संधि है पाक जलद मरुमध्य, यह जल संधि पाक खाड़ी को किससे? मन्नार की खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। तो काफ़ी ये यूनिक आपका प्रैक्टिस सेट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए। तो आप सभी को आज का ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप सभी लोग इसको शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए काफ़ी मेहनत लगती है इस प्रैक्टिस सेट को बनाने में, ताकि आप लोग अपने सक्सेस तक पहुँच पाएँ। बस यही हमारी ओर से आप सभी के लिए छोटा सा ये प्रयास है। तो छोटा सा प्रयास है हमारी तरफ से आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप सभी लोग अपने सक्सेस तक पहुंच पाए। तो आप सभी लोग डेली बेसिस पर इन प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो अभी प्रैक्टिस सेट बेच रहे होंगे, 150 रुपये में, 300 रुपये में लोग बेचते हैं इन प्रैक्टिस सेट को। लेकिन यहाँ पे स्टडी विद एम ऐसा चैनल है जो कि यहाँ पर आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट इतने इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रैक्टिस सेट्स सभी प्रोवाइड करा रहा है। तो आप यहाँ से लाभ ले सकते हैं, और हमारा यही है कि आप अपने सक्सेस तक पहुंच पाएँ। इसके लिए आप हमारे तरफ से यहाँ पे अथक प्रयास किया जा रहा है, और हम चाहते हैं कि जो बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं खरीद पाते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएं, और आप कंटिन्यूसली इनको सॉल्व करें और अपने लक्ष्य की ओर आप अग्रसर हों। और यही हमारी
प्रार्थना भी रहती है और यही हमारी तमन्ना है, इसीलिए आप सभी के लिए यहाँ पे इतनी मेहनत कराई जा रही है। और देखिए इतने सारी क्लासेस बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट, काफ़ी टाइम भी लगता है और बहुत सारा टाइम खर्च होता है। और देखिए मैं भी यहाँ पे काम करती हूँ, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो इसके लिए मेरे को बहुत कम टाइम मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी को यहाँ पे एकदम यूनिक कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो डेली आप देख रहे होंगे, डेली आपको 3 क्लास रेगुलरली मिलती है। सुबह 10 बजे 50 क्वेश्चन का सेट मिल रहा है आपको, शाम 5 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलती है और आपको रात को 8 बजे प्रैक्टिस सेट मिलता है एक दिन, और एक दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप यहाँ से लाभ ज़रूर उठाएं। देखिए इतनी मेहनत हमारी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रैक्टिस सेट पहुंचना चाहिए। तो आप सभी लोग लाभ उठाएं यहाँ से, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है, यहाँ पे कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है। तो चलिए अगला है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, किसे याद किया जाता है? स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद को वर्ष 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो देखिए हरिवंश राय बच्चन जो हैं, उन्हें किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुशाला। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। हरिवंश राय बच्चन को उनके काव्य संग्रह मधुशाला के लिए जाना जाता है, और उन्होंने यह काव्य कब लिखा था? वर्ष 1935 में लिखा था। वर्ष 1935 में इन्होंने यह काव्य लिखा था। इसके अलावा देखिए मधुशाला, मधुकलश नामक काव्य की रचना भी किसने की थी? हरिवंश राय बच्चन ने ही की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? तो देखिए कौन सी ये संरचना थी, ये बताना है। कौन सी ये संरचना है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताएं अपना आंसर जल्दी से। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, लोहारी गेट, या फिर लाल किले का मुख्य द्वार। लोहारी गेट जो है ये लाल किले का मुख्य द्वार है, ये बताना है आपको। तो कौन सा ये ऑप्शन रहेगा आपका? किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? ये आपका काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, आप इसको स्किप मत कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए। तो देखिए ये था आपका इंडिया गेट। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में किया गया था। इसका जो निर्माण है वो इनकी भारतीय सेना के जो सैनिक थे उनकी युद्ध स्मृति में किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो देखिए कौन है ये जिनकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और मेजर ध्यानचंद कौन थे? प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे और हॉकी के जादूगर के नाम से ये विख्यात भी हैं, मेजर ध्यानचंद। तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? गोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने, और यह परस्पर जुड़े हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की एक प्रणाली है, WWW, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो देखिए अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरता के कार्यों का उल्लेख किया है किसने? चंद बरदाई ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चंद बरदाई ने अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का क्या किया है? उल्लेख किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मथुरा
कला विद्यालय डैश काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो देखिए मथुरा कला जो विश्वविद्यालय है वो किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। मथुरा कला विश्वविद्यालय कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। कनिष्क के काल में विकसित यह शैली मूर्ति कला की उत्कृष्ट शैली थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल का टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। तो देखिए गुप्त काल में बना है ये टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुप्त काल में टेराकोटा की ईंटों से निर्मित भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद में स्थित है और यह पिरामिडाकार छत वाला मंदिर है जिसके बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए सम्राट समुद्रगुप्त गुप्त सम्राट थे समुद्रगुप्त, तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है और यह उपाधि इन्हें इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये संबंधित है आपके किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्ध से संबंधित है और यह त्रिपिटक कौन कौन से हैं? एक तो है आपका विनय पिटक, दूसरा है सुत पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, तो तीन पिटक हैं यानी कि त्रिपिटक है। तो सुत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के संघ के नियमों का, और अभिधम्म पिटक जो है इसमें बौद्ध दर्शन का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक है ये है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और गुप्तकालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो देखिए कौन सी ये बुक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए रेड डाटा बुक जो है ये भारत सहित विश्व के दुर्लभ, संकटपन्न एवं लुप्त प्राय जंतु एवं वनस्पतियों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करके उनके संरक्षण के उपाय करती है। और रेड डाटा बुक भारत का राजकीय प्रकाशन नहीं है, इसका प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो साइंस जो पोर्शन है ये आप स्किप कर सकते हैं, आपके जो सिलेबस है उसमें नहीं है साइंस, इस बार से सिलेबस से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देती हूँ सीधे सीधे, इसका राइट आंसर है कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन होता है किस जाति में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेढक में। अगला क्वेश्चन है, मानवों में आवाज डैश द्वारा उत्पादित होती है? तो मानवों में जो आवाज होती है ये कंठ के द्वारा उत्पादित होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? देखिए मृदाओं यानी कि मिट्टी से अक्सर आयोग के द्वारा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पुराने पेपर उठा के देख लें तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो देखिए कौन सी मृदा है जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? ये मृदा है आपकी कौन सी? काली मृदा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए काली मृदा जो है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और इस मिट्टी को रेगुर, काली कपास की मिट्टी और चेरनोजम आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका निर्माण लावा के अपक्षय से हुआ है। इस
मिट्टी का, ये ध्यान रखेंगे। और रेगुर ये किस मिट्टी का अन्य नाम है, ये पूछा जा रहा है, तो अक्सर ये ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान में रखें, ये काली मिट्टी का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन देखें, डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, ये राज्य है आपका ओडिशा राज्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। और इसके अतिरिक्त झारखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। तो बताएं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, आंसर लगाएं आप सभी लोग अपना। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये मनाया जाता है आपके कब, 7 अप्रैल को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है जिस दिन WHO की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीमांत उत्पाद वक्र उल्टे डैश के आकार में है। तो देखिए सीमांत उत्पाद वक्र उल्टे कैसे आकार के हैं, उल्टे यू आकार के हैं। सीमांत उत्पाद जो होते हैं ये वक्र, इनका वक्र उल्टा यू आकार का होता है। देखिए सीमांत उत्पाद वक्र जो होते हैं ये उल्टे यू आकार के होते हैं। सीमांत उत्पादक वक्र सीमांत उत्पाद और परिवर्तनीय निवेश की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। ये भी पता रहना चाहिए आपको क्या होता है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जैसे कि पूरक वस्तुएं कार, पेट्रोल और चाय, चीनी, मिट्टी का तेल, लालटेन, तो इन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। तो कत्यूरी वंश की जो प्राचीनतम राजधानी थी वो कहाँ पे थी, वो थी कार्तिकेयपुर में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और कार्तिकेयपुर कहाँ पर है, जोशी मठ में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कत्यूरी राजवंश के संस्थापक पूछे जाएं आपसे तो आपको याद रखना है बसंत देव। बसंत देव कत्यूरी राजवंश के क्या थे, संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। तो देखिए चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की जो विभिन्न कोटियां हैं तो उसके अनुसार डैश को, किसको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेव को। ब्रह्मदेव को ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार ब्रह्मदेव को ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज तृतीय डैश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो पृथ्वीराज तृतीय जो था ये कहाँ का, ये था चहमान का सबसे प्रसिद्ध शासक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पृथ्वी राज तृतीय जो था ये चहमान यानी चौहान वंश, चहमान यानी कि चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। चौहान इनका गोत्र था जो कि उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर एवं दिल्ली पर राज्य करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को डैश कहते हैं। तो देखिए भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले जो क्षय होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इन्हें अपरदन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अपरदन कहा जाता है। और यह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन होता है। और अपरदन के प्रक्रमों में वायु, जल और हिमनद आदि सागरीय लहरें जो हैं ये प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं। तो क्या है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, ये है आपका ऑर्थोपोडा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु की विराम अवस्था को चाल की
अवस्था माना जाता है? तो देखिए किसी वस्तु की विराम अवस्था को चाल की कौन सी अवस्था माना जाता है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को डैश कहा जाता है? तो ग्रहों की गति के जो नियम बताते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें केपलर के नियम कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अगला है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश से हम चुने गए पाठ्य का रंग बदल सकते हैं। तो देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसमें चुने गए पाठ्य रंग को बदलने के लिए फॉन्ट कलर नामक टूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसे कहा जाता है, सभी को पता होगा, जंग कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, किरातों को स्कंद पुराण के केदारखंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो देखिए किरात प्रजाति के जो लोग थे इन्हें स्कंद पुराण के केदारखंड में किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल। किरातों को स्कंद पुराण के केदारखंड में कोल शब्द से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी फ्रेडरिक बेंटिंग ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अभी भी शेयर नहीं हुआ है, जल्दी से सेशन शेयर कर लीजिए। और रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे, मालपा भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है अक्सर आयोग के द्वारा, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, मालपा जो भूस्खलन हुआ था आपका ये कब हुआ था? ये हुआ था 18 अगस्त 1998 को। तो वर्ष 1998 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये जो आपका मालपा है ये कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन है, धामेक स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो देखिए धामेक जो स्तूप है इसका निर्माण कराया था किसने? अशोक ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। धामेक स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने किया था और यह एक वृहत स्तूप है। यह एक वृहत स्तूप है। धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है पूछा जाए तो सारनाथ में, सारनाथ वाराणसी में यह स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सिनेमा में जीवन भर योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सालाना दिया जाने वाला सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए भारतीय सिनेमा में जीवन भर योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सालाना दिया जाने वाला सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है इनमें से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है और सर्वोच्च पुरस्कार है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला। और इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के की जन्म शताब्दी 1969 में किया गया था और इस पुरस्कार के तहत 10 लाख की धनराशि और एक शॉल साथ ही साथ स्वर्ण कमल दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य शाखा नदी भी है? तो देखिए बांग्लादेश की कौन सी ये प्रमुख नदी है? ये नदी है आपकी पद्मा नदी जो कि गंगा की मुख्य शाखा नदी भी है। तो बांग्लादेश में पद्मा प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य शाखा है, अर्थात गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने पर पद्मा कहलाती है। ये ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश में प्रवेश जब गंगा नदी करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है और यह नदी कोलकाता होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस का कौन सा कांड यानी कि अध्याय सबसे छोटा है? तो देखिए ये जो अध्याय है ये है किष्किंध्या कांड, किष्किंधा कांड है ये। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस का किष्किंधा कांड अध्याय सबसे छोटा है। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने की थी, जो कि कितने कांडों में विभाजित किया गया है ये भी पूछा जा सकता है। कितने अध्यायों में इसे विभाजित किया गया है पूछा जाए तो 7 अध्यायों में इसे विभाजित किया गया है, जिनमें बाल कांड सबसे बड़ा कांड है। इनमें से बाल कांड जो है यानी कि बाल कांड, बाल अध्याय ये सबसे बड़ा अध्याय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसौर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है और यह स्थिति
4 जुलाई को बनती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम जो दूरी होती है उसको कहा जाता है उपसौर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो देखिए ये जनपद है आपका कौन सा? अल्मोड़ा जनपद। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के अल्मोड़ा का जो लिंगानुपात है ये सर्वाधिक है, यानी कि कितना लिंगानुपात है? 1139। और इसके बाद रुद्रप्रयाग का है, रुद्रप्रयाग का लिंगानुपात है 1114। इसके बाद आता है पौड़ी का स्थान, पौड़ी का कितना है? पौड़ी का लिंगानुपात है 1103। और फिर उसके बाद आता है बागेश्वर का नंबर, बागेश्वर का लिंगानुपात है 1090। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो मिट्टी की बारात नामक जो कविता संग्रह है इसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन, जिसके लिए इनको वर्ष 1974 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी। इन्हें वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत यानी एलिफेंट जो पीक है ये स्थित है कहाँ पर? चमोली में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी कुल हाइट की बात करें तो 6727 मीटर इसकी हाइट है और यह गढ़वाल हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखें तो ऑलमोस्ट आपके 90 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी भी शेयर नहीं किया है सेशन को शेयर कर दीजिए। आपको कहने की ज़रूरत तो पड़नी नहीं चाहिए, डेली आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन रहता है आपका। साथ ही साथ और भी आपको इम्पॉर्टेंट क्लासेस दिए जा रहे हैं स्टडी विद एम के द्वारा, तो उसके लिए सेशन को आप सभी लोग चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। अगला है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो देखिए कौन सा ये शासक था? ये शासक था हुमायूं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पनाह नगर स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। और हुमायूं 1530 ईस्वी में पहली बार तथा 1555 ईस्वी में दूसरी बार गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य के किस जिले में? चिकमंगलूर जिले में स्थित है और यह एक टाइगर रिजर्व एरिया है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर नामक परियोजना के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे आपको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बताना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो महाद्वीप है इनमें से ये कौन सा है? ये है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों के आधार पर एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पूर्वी तथा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप में 48 देश है और इसका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 पार्ट है तथा यह यहाँ विश्व जनसंख्या लगभग कितनी है? 2/5 पार्ट यहाँ पे विश्व की जनसंख्या लगभग निवास करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति हैं? तो देखिए रामनाथ कोविंद जो हैं ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 25 जुलाई 2017 को पद ग्रहण किया था और राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार होने से पूर्व ये बिहार के गवर्नर पद पर कार्यरत थे तथा पूर्व में ये राज्यसभा सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे।
तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है कब, 29 जुलाई को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए विश्व बाघ दिवस प्रति वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य बाघों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है। और वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग यानी रूस में हुए प्रथम बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को प्रतिवर्ष बाघ दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि विशेष कोड में 857 का अर्थ ये होता है और 386 का अर्थ ये होता है, तो आपका 254 का अर्थ ये होता है तथा 312 का अर्थ ये होता है, तो इसका अर्थ क्या, इसका कोड क्या होगा ये बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कल से एक दिन पूर्व शनिवार था तो कल के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पासे के दो प्रारूप नीचे दिखाए गए हैं, संख्या 5 के विपरीत कौन सी संख्या दिखाई देगी ये भी बताना है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास चाहिए अलग से तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट तो कोई भी नहीं करता है ना, इसलिए यहाँ पे जो आपका मैथ और रीजनिंग है उसकी अलग से क्लास नहीं दी जा रही है। अगर आप कमेंट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लगभग 100 लोग तो करने चाहिए ना, तभी तो एक नई क्लास बन पाएगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चित्र महिला, माता और इंजीनियरों के बीच संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इस क्रम के अनुसार इसको लिखा जाएगा। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।